हेलो फ्रेंड्स, विलेजर्स एक्सीलेंस 20 चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इकोनॉमिक सर्वे 2019-20 वॉल्यूम 1 की वीडियो लेक्चर सीरीज़ का 8th लेक्चर शुरू करेंगे। इकोनॉमिक सर्वे हमें हेल्प करता है किसी भी एग्ज़ाम, चाहे वो एसएससी एग्ज़ाम हो, बैंक एग्ज़ाम हो, यूपीएससी, पीसीएस एग्ज़ाम हो, आरबीआई ऑफिसर ग्रेड बी का एग्ज़ाम हो, नाबार्ड एग्ज़ाम हो, ईपीएफओ एग्ज़ाम हो, तो इन सारे एग्ज़ाम्स को क्रैक करने में हमें हेल्प करता है। तो चलिए आपकी ड्रीम जॉब की तरफ एक कदम आगे बढ़ाते हुए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। चैप्टर 8 बात करता है फाइनेंशियल फ्रेजिलिटी इन द एनबीएफसी सेक्टर। लेकिन उससे पहले ये चैप्टर एक श्रीमद् भगवद गीता के कोट से शुरू होता है, जो कि ये कहता है कि एक सस्टेनेबल सिस्टम को क्रिएट करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें सबसे पहले दो चीज़ें की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअलिटी एंड इंटरडिपेंडेंस। यानी जब हमें एक सस्टेनेबल सिस्टम क्रिएट करना है तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि लोग म्यूचुअली काम करें और एक दूसरे पे डिपेंडेंस रखें। तो फाइनेंशियल फ्रेजिलिटी क्या होती है? फाइनेंशियल फ्रेजिलिटी जो होती है वो किसी भी फाइनेंशियल सिस्टम की वल्नरेबिलिटी को शो करता है टू अ फाइनेंशियल क्राइसिस। यानी एक फाइनेंशियल क्राइसिस आने पर कोई भी फाइनेंशियल सिस्टम कितना अच्छे से उसको हैंडल कर लेता है उस प्रॉब्लम को, तो वो उसकी फाइनेंशियल फ्रेजिलिटी होती है। या वो कितना ज़्यादा वल्नरेबल होता है, मतलब उसकी कितनी कैपेसिटी होती है उस क्राइसिस को हैंडल करने की। और फाइनेंशियल क्राइसिस क्या होता है? फाइनेंशियल क्राइसिस बहुत सारी सिचुएशंस हो सकती हैं जिसके कारण जो एसेट्स होती हैं, फाइनेंशियल एसेट्स होती हैं, उनकी वैल्यू जो है वो गिर जाती है। चाहे वो स्टॉक मार्केट क्रैशेस होने की वजह से हो, या कोई करेंसी क्राइसिस आ जाए, या कोई सॉवरेन डिफ़ॉल्ट आ जाए, तो इन सारी चीज़ों से फाइनेंशियल क्राइसिस होता है। तो चलिए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। ये चैप्टर बेसिकली बताता है कि दो सब्सिडरी थी, एक इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंसिंग सर्विसेज, जिसको हम ILFS के नाम से भी जानते हैं, और इस ILFS की 169 टोटल सब्सिडरीज हैं, जिसमें से दो सब्सिडरीज ने डिफ़ॉल्ट कर दिया था अपनी पेमेंट में, और दूसरा इन्होंने एग्जाम्पल लिया है दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड का। तो इन दोनों ने ही अपनी अपनी जो लोन इन्होंने लिया था उस पर इन दोनों ने डिफ़ॉल्ट कर दिया था। और वो किस पे था? वो डिफ़ॉल्ट अप्रोक्सीमेटली जो हुआ था वो 1500 से 1700 करोड़ अमाउंट का हुआ था। और डिफ़ॉल्ट किस पे हुआ था? डिफ़ॉल्ट हुआ था नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स पे और कमर्शियल पेपर पे। हमारे लिए बेसिकली ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि किसने डिफ़ॉल्ट किया था, किसी ने डिफ़ॉल्ट नहीं किया था, लेकिन इसमें जैसे इन्होंने बताया कि दो एंटिटी पे इन्होंने डिफ़ॉल्ट किया था, तो नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर या कमर्शियल पेपर, तो ये दोनों चीज़ क्या होती हैं, बेसिकली क्वेश्चन इससे पूछा जाएगा। तो इसको अभी हम आने वाली स्लाइड में पढ़ेंगे। उससे पहले ये क्या कहता है कि जून 2019 में क्या हुआ कि जो नेट एसेट वैल्यू थी इन सारे फंड्स की, डेब्ट फंड की जो नेट एसेट वैल्यू थी एनबीएफसी की, वो एक ही दिन में 53% जो है वो गिर गई। जब ये पता चला कि फॉल्ट हो गया है, यानी ये डिफ़ॉल्ट जो है जब पब्लिक हुआ, तो उसके बाद एनबीएफसी की नेट एसेट वैल्यू थी जो वो 53% गिर गई। तो इन सारी चीज़ों की वजह से ये देखा गया कि जो ये डिफ़ॉल्ट हुए हैं, आखिर इनकी प्रॉब्लम क्या थी, मतलब क्यों हुए हैं ये। तो ये रीज़न इसका निकल के सामने आया कि जो इनकी एनबीएफसीज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि ये जो है शॉर्ट टर्म लोन लेते थे, और म्यूचुअल फंड से ये लोन लिया जाता था, और शॉर्ट टर्म लोन लेने की जो इनकी डिपेंडेंसी थी वो बहुत ही ज़्यादा थी म्यूचुअल फंड्स पे। तो ओवरऑल ये कैसे अफेक्ट किया, तो ये हम इस चैप्टर में आगे जाके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो बताया था मैंने, ILFC और दीवान हाउसिंग फाइनेंस ने जो अपनी रीपेमेंट में जो है डिफ़ॉल्ट किया था, तो वो बताया था सितंबर 2018 के आसपास जो डिफ़ॉल्ट किया था वो ILFC ने किया था, और जून 2019 की अगर हम बात करें तो इसके आसपास जो किया था वो डिफ़ॉल्ट किसने किया था, वो दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड ने किया था।
तो जो अगर हम ट्रेंड की बात करें, ट्रेंड इन इक्विटी प्राइसेस ऑफ स्ट्रेस एनबीएफसी, जैसे हमने पीछे देखा कि इनकी जो एसेट वैल्यू थी वो ऑलमोस्ट 53% जो है गिर गई थी। तो जब इन्होंने डिफ़ॉल्ट किया सितंबर 2018 में, तो वो जो है अगर हम देख सकते हैं कि जो इनके इक्विटी प्राइसेस में जो गिरावट आई है वो किस कदर गिरावट आई है, और वो ऑलमोस्ट जो है कहाँ पहुँच चुकी है। तो जो बिगेस्ट ड्रॉप देखा गया वो कितना देखा गया, 59% का इसमें टोटली जो है वो ड्रॉप देखा गया। और ये ड्रॉप जो है वो लगातार जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। तो हमने अभी बात की थी कि जो दो टाइप के इन्होंने डिफ़ॉल्ट किया था, दो टाइप की वैल्यूज़ में, पहला नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स और दूसरा कमर्शियल पेपर। तो ये दोनों क्या होते हैं ये अभी हम पढ़ लेते हैं। तो नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स, देखो डिबेंचर्स क्या होते हैं। डिबेंचर्स जो एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिससे हम लोन लेते हैं, और वो लोन लेते हैं हम लॉन्ग टर्म के लिए, यानी शॉर्ट टर्म के लिए नहीं। जब हम लॉन्ग टर्म के लिए लेते हैं तब हम डिबेंचर्स के जो है उस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ करते हैं। तो कुछ डिबेंचर्स ऐसे होते हैं जिसको हम शेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं, और कुछ डिबेंचर ऐसे होते हैं जिसको हम शेयर्स में या इक्विटी में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो ऐसे डिबेंचर्स जिनको हम शेयर्स में या इक्विटी में कन्वर्ट नहीं कर पाते वो हमारे कहलाते हैं नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। और जो नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स होते हैं इनको लॉन्ग टर्म फंड रेज करने के लिए कंपनीज के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है थ्रू अ पब्लिक इशू। और इसकी जो इसमें सबसे बड़ी बात क्या होती है, क्योंकि आप इसको कन्वर्ट नहीं कर सकते शेयर में, तो इनसे जो रिटर्न मिलता है वो रिटर्न हाई होता है, लेकिन जो रिस्क होता है वो रिस्क भी बहुत ज़्यादा होता है। अगर हम इंडिया में इसकी बात करें तो इसकी जो मेच्योरिटी होती है, मिनिमम मेच्योरिटी, वो 90 दिन की होती है, यानी कम से कम 90 दिन के लिए ये चीज़ें होती हैं। तो जो नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स होते हैं इनको सिर्फ ऐसी कंपनियां ही इशू कर सकती हैं जिनकी गुड क्रेडिट रेटिंग होती है, और उन्होंने वो सारे नॉर्म्स को फॉलो किया है जो कि आरबीआई ने नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर इशू करने के लिए बनाए हैं। तो अगर हम नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स की बात करें तो ये भी फर्दर दो तरीके से होते हैं, लेकिन हम उसमें ज़्यादा नहीं जाएंगे और उसके लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। अभी है कमर्शियल पेपर। तो कमर्शियल पेपर जो होते हैं वो बेसिकली अनसिक्योर्ड होते हैं, और ये जो है डेब्ट इंस्ट्रूमेंट होते हैं, लेकिन कितने टाइम पीरियड के लिए, ये शॉर्ट टर्म के लिए यूज़ होते हैं। यानी जब हमें अपनी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ को कंप्लीट करना होता है किसी कंपनी को, जैसे पेरोल वगैरह, मतलब सैलरी वगैरह उनको एम्प्लॉयज़ की जब देनी होती है, तो उसको अपनी छोटी मोटी लाइबिलिटीज़ को कवर करने के लिए कमर्शियल पेपर्स को जो है वो इशू किया जाता है। ये बेसिकली इनकी जो मैच्योरिटी होती है वो 7 डेज की होती है, लेकिन कभी कभी वो जो है 270 दिन की भी हो जाती है। और ये किस पे इशू किया जाता है, ये उसके एट अ डिस्काउंट रेट फ्रॉम द फेस वैल्यू ये इशू किया जाता है। तो अब जब हमने देखा कि जो एनबीएफसी सेक्टर होते हैं उसमें इतने सारे फ्रॉड्स हो रहे हैं, तो उसकी जो फाइनेंशियल फ्रेजिलिटी है एनबीएफसी सेक्टर की, यानी उसकी वल्नरेबिलिटी की, वो फाइनेंशियल क्राइसिस को कितना सह सकता है, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। क्या ऐसा कोई इंडेक्स बना है, या क्या हम उसको पहले से प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि एनबीएफसी फर्म्स में ऐसी दिक्कतें आने वाली हैं। तो इसके लिए बताया गया है कि एक इंडेक्स हम इसके लिए डेवलप किया गया जो कि फाइनेंशियल फ्रेजिलिटी एनबीएफसी सेक्टर के बारे में बताएगा, और ये बताएगा कि एनबीएफसी फर्म्स की जो है वो एक्सटर्नल फाइनेंशियल रिस्क जो सहने की क्षमता जो है वो कितनी है। इस इंडेक्स को इन्होंने बोला है हेल्थ स्कोर इंडेक्स। हेल्थ स्कोर इंडेक्स की रेंज जो है वो बेसिकली -100 से +100 तक जाती है, और जो 100 से, मतलब जब हम प्लस की तरफ ऊपर चले जाते हैं तो 100 का जो स्कोर है वो बताता है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, किसी भी फर्म की, किसी भी सेक्टर की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बताता है। और जब हम -100 की तरफ नीचे आते चले जाते हैं तो वो बताता है कि फाइनेंशियल फ्रेजिलिटी ज़्यादा हो गई है। तो अगर हम इस फिगर में बात करें तो जो हेल्थ स्कोर है स्ट्रेस्ड एनबीएफसी का, तो हम देख सकते हैं वो लगातार नेगेटिव में है। 2010-11 में वो पॉजिटिव था, लेकिन 11-12 के बाद उसमें एकदम से ड्रॉप डाउन हो जाता है, और 2014-15 में वो सबसे ज़्यादा होता है। उसके बाद 2016-17 में उसमें फिर से इंक्रीमेंट देखा गया, और उसके बाद 2017-18 में वो वैल्यू फिर से कम होती चली जाती है। अगर हम इस हेल्थ स्कोर इंडेक्स को देखें तो ये हमें पहले बता देता है कि
अब जो है वो क्राइसिस वाली सिचुएशन आ रही है, यानी फाइनेंशियल फ्रेजिलिटी वाली सिचुएशन जो है आ रही है। तो ये जो हेल्थ स्कोर है ये अपनी इंफॉर्मेशन देता है कुछ की ड्राइवर्स पे। वो की ड्राइवर्स कौन कौन से हैं? पहला है ALM यानी एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट प्रॉब्लम। दूसरा एक्सेस रिलायंस ऑन द शॉर्ट टर्म होलसेल फंडिंग। और तीसरा बैलेंस शीट स्ट्रेंथन ऑफ NBFC, यानी 3 चीज़ों पे ये फोकस करता है। पहला कि किसी NBFC की कितनी एसेट्स हैं और उसके अप्रोक्सीमेट उसकी कितनी लायबिलिटीज़ हैं। दूसरा कि कोई NBFC होलसेल फंडिंग पे यानी शॉर्ट टर्म लोन पे कितनी ज़्यादा रिलायंस कर चुकी है। और तीसरा किसी NBFC की बैलेंस शीट कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जिस NBFC में एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट प्रॉब्लम कम होगी, शॉर्ट टर्म होलसेल फंडिंग पे उनकी रिलायंस भी कम होगी और बैलेंस शीट स्ट्रॉन्ग होगी, यानी उनकी जो है फाइनेंशियल क्राइसिस को सहन करने की क्षमता जो है वो ज़्यादा होगी। अगर हम ALM प्रॉब्लम की बात देखें तो अगर हम देखें यानी ये जो बताता है ग्रीन कलर, ये बताता है शॉर्ट टर्म के लिए लोन यानी 1 साल से कम के लिए, फिर 1 से 3 साल के लिए, फिर 3 से 5 साल के लिए और फिर ज़्यादा साल के लिए। तो हम देख सकते हैं 2011 से लेकर 2019 तक अगर हम बात करें तो जो शॉर्ट टर्म लोन हैं इनके, वो हमारे पास जो शॉर्ट टर्म लोन्स में एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट है वो एकदम नेगेटिव पे पहुँच गया है। बजाय बस एक एक्सेप्टेंस इसकी है 2011 और 2017, यानी 11 ये बताती है कि यहाँ पर शॉर्ट टर्म लोन में एसेट लायबिलिटी जो मैनेजमेंट है वो इनकी पॉजिटिव में रही है, अदरवाइज ये ट्रेंड नेगेटिव में है। हम यानी कि इनकी जो शॉर्ट टर्म पे जो इनकी डिपेंडेंसी है वो बहुत ज़्यादा हो रही है। अब देखिए रिलायंस ऑन शॉर्ट टर्म होलसेल फंडिंग, यानी और उस शॉर्ट टर्म होलसेल फंडिंग को किसने ले लिया है? एज अ कमर्शियल पेपर इन्होंने बताया है कि कमर्शियल पेपर ये होता है यूजुअली जो हम 7 डेज के लिए जिससे फंड रेज कर सकते हैं। तो अगर हम 2015 से पहले की बात करें तो जो रिलायंस थी शॉर्ट टर्म फंडिंग पे वो 2.09% थी, वहीं 2015 के बाद बढ़कर वो रिलायंस 6.40% हो गई है। यानी इसमें जो इंक्रीमेंट होता है वो देखा गया है वो ऑलमोस्ट 200% का इंक्रीमेंट देखा गया है प्री 2015 से और पोस्ट 2015 के दौरान। अगर हम मतलब हाउसिंग फाइनेंशियल सेक्टर की हेल्थ की बात करें, हेल्थ स्कोर की बात करें, तो ये बताता है कि जैसे जो है हमारा मार्च 2011 से हेल्थ स्कोर लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन मार्च 2014 के बाद ये डाउन आया, फिर मार्च 2016 में ये स्कोर फिर से बढ़ा, 17 में ये फिर से डाउन आया और उसके बाद तो ये नेगेटिव में चला गया। यानी अगर हम देखें मार्च 2016 के बाद मार्च 2017 में जब ये स्कोर कम आ रहा है तो यानी ये इंडिकेट कर रहा है कि हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर की जो हेल्थ है वो जो है कमज़ोर होती जा रही है। यानी इसको जो है हम इसमें सबसे पहले इसी इंडिकेशन से हम देख सकते हैं और ज़रूरी कदम जो है वो पहले ही उठा सकते हैं। अब ये जो इकोनॉमिक सर्वे का चैप्टर है ये बात करता है शैडो बैंकिंग सिस्टम की। तो शैडो बैंकिंग सिस्टम क्या होता है? शैडो बैंकिंग सिस्टम जो होता है ऐसी सेट ऑफ एक्टिविटीज़ को, मार्केट को, कॉन्ट्रैक्ट्स को और इंस्टीट्यूशन को कंप्राइज करता है जो कि ऑपरेट करते हैं पार्शली या फुल्ली कैसे आउटसाइड द ट्रेडिशनल कमर्शियल बैंकिंग सेक्टर एंड आर आइदर लाइटली रेगुलेटेड एंड नॉट रेगुलेटेड एट ऑल। यानी ये क्या है? ये ट्रेडिशनल कमर्शियल बैंकिंग सेक्टर से अलग एंटिटीज होती है, अलग एक्टिविटीज होती हैं जो कि या तो थोड़ी बहुत रेगुलेट होती हैं या बिल्कुल ही रेगुलेट नहीं होती। तो जो शैडो बैंकिंग सिस्टम जो है वो कब आया? वो आया 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद जो है इसका मेजर रोल रहा है फाइनेंशियल इंक्लूजन में, इसका मेजर रोल रहा है। तो जो शैडो बैंकिंग सिस्टम है क्योंकि वो रेगुलेशन से बाहर है, जैसे कि ट्रेडिशनल बैंक्स पे या क्रेडिट यूनियन पे रेगुलेशन लगाई गई हैं, तो ये रेगुलेशन से बाहर है, इसलिए जो शैडो बैंकिंग सिस्टम में जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो कभी भी डिपॉजिट को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। दूसरा, अब इस चैप्टर में थ्रू आउट बात की गई है एनबीएफसीज की। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि एनबीएफसीज होती क्या है। तो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी या नॉन बैंक फाइनेंशियल कंपनी इनको बोल देते हैं, या हम इसको नॉन बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी बोल सकते हैं। तो ये क्या होती है? ये ऐसी एंटिटी होती है जो हमें बैंक की तरह सर्विस प्रोवाइड कराती हैं, लेकिन ये बैंक नहीं होती, इनके पास बैंकिंग लाइसेंस नहीं होता।
साथ ही साथ ये हमारी जो है बैंकिंग रेगुलेशन से भी बाहर होती हैं, जैसे ट्रेडिशनल बैंक होते हैं। इसके अंदर कौन कौन से आ सकते हैं एग्जाम्पल, जैसे इन्वेस्टमेंट बैंक हो गए, मोर्टगेज लेंडर्स हो गए, मनी मार्केट फंड हो गए, इंश्योरेंस कंपनी हो गई, हेज फंड, प्राइवेट इक्विटी फंड हो गए। जैसे अगर हम इसकी बात करें ILFC की और ILFS की, DHFL की, तो ये सारे जो थे ये सारी हमारी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज होती हैं। तो जब रिसेशन आया था तो उसके बाद से ही जो इन कंपनीज की या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज की जो है संख्या जो है वो बढ़ती चली जा रही है। अगर हम बात करें एज पर रिजर्व बैंक, तो एक NBFC में और बैंक में क्या डिफरेंस होता है। तो जो NBFC होती है वो क्या करती है, बैंकों की तरह ही सारी एक्टिविटीज करती है, लेकिन डिफरेंस क्या होता है, सबसे पहले वो डिमांड डिपॉजिट को एक्सेप्ट नहीं कर सकती, यानी वो लोगों को जो है लोगों से पैसा मतलब सेविंग अकाउंट की जब हम बात करते हैं, यानी वो डिपॉजिट नहीं करा सकती उनको, और जो है उनको उनसे जो है सेविंग के रूप में पैसा नहीं ले सकती, और ना ही वो जो है ऑन डिमांड उनको कैश निकाल के दे सकती है। दूसरा, ये जो है पार्ट नहीं होते पेमेंट और सेटलमेंट सिस्टम का, इसलिए ये चेक भी इशू नहीं कर सकते। तीसरा, जो डिपॉजिट इंश्योरेंस फैसिलिटी होती है, वो डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन इज नॉट अवेलेबल टू डिपॉजिटर्स ऑफ NBFC अनलाइक इन केस ऑफ बैंक। यानी क्या कहता है, जैसे पब्लिक सेक्टर बैंक्स में क्या होता है कि जो हम डिपॉजिट करते हैं उस पे हमें इंश्योरेंस गारंटी मिलती है हमारे भारत सरकार की तरफ से, ऐसी कोई गारंटी जो है वो NBFCs में नहीं मिलती है। तो अगर हम बात करें इस पूरे चैप्टर में जो है NBFC में बात की गई है एक रोल ओवर रिस्क की, यानी ये जो सारे सिस्टम है जो NBFC हैं वो म्यूचुअल फंड से कैसे कनेक्ट करती हैं, ओवरऑल सिस्टम कैसे इम्पैक्ट होता है। तो अगर हम बात करें, देखो NBFC और LDMF यानी कि म्यूचुअल फंड्स जो होते हैं एक दूसरे से इंटरकनेक्ट होते हैं। इंटरकनेक्ट क्या होते हैं कि NBFC में म्यूचुअल फंड जो है इन्वेस्ट करते हैं, म्यूचुअल फंड से NBFC लोन लेती है, शॉर्ट टर्म लोन लेती है 1 से 3 महीने के लिए, किसकी फॉर्म में, कमर्शियल पेपर की फॉर्म में ये लोन लेती है। अब अगर उसने कमर्शियल पेपर की फॉर्म में लोन लिया, लेकिन जो इनकी मतलब जो इनकी एसेट्स होती है, यानी जो ये लोन देती हैं, जो क्रेडिट देती है मार्केट में, वो होता है लॉन्ग टाइम के लिए देती है। जैसे अगर हम हाउसिंग फाइनेंस की बात करें तो वो जो है सालों के लिए, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, 7 साल के लिए, 4 साल के लिए ऐसे लोन देती है। लेकिन इनकी जो ये लोन लेती हैं म्यूचुअल फंड से, वो लेती है कैसे, वो शॉर्ट टर्म के लिए लोन देती है, यानी 1 से 3 महीने तक के ये लोन ले लेती है। अब क्या होता है, अब इनकी जो एसेट है अब वो तो लॉन्ग टाइम पीरियड के बाद आनी है, लेकिन जो लाइबिलिटी है वो छोटे पीरियड की हो जाती है। तो क्या होता है कई बार कि ये लोग जो है अपनी रीपेमेंट ऑब्लिगेशंस को पे नहीं कर पाते। अगर वो पे नहीं कर पाते तो क्या होता है, ये कमर्शियल पेपर की टाइम ड्यूरेशन ख़त्म होने से पहले ही दूसरा कमर्शियल पेपर इशू करा लेते हैं, और इससे उनका क्या होता है, इससे उनकी इससे उनकी जो इंटरेस्ट पेमेंट की ऑब्लिगेशंस है वो भी बढ़ जाती है, इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है। ये प्रोसेस जो है ऐसे ही चलती रहती है, और म्यूचुअल फंड जो है NBFC को रिफाइनेंस करता रहता है। और जब इकोनॉमी जो है स्मूथली चल रही है तब ये प्रॉब्लम का कारण नहीं बनती। अब प्रॉब्लम का कारण कब बनती है, देखो जब हम इसको NBFC लोन पे नहीं कर पाती, ये दोबारा से रीफाइनेंस करती है, और ये जो टोटल इनका इंटरेस्ट रेट बढ़ता रहता है, और ये रोल ओवर रिस्क की प्रॉब्लम क्रिएट कर जाती है। 2 तरीके से होता है। अब क्या होता है कि एक तो NBFC जो है वो अपनी एसेट लाइबिलिटी मैनेजमेंट प्रॉब्लम को कंट्रोल नहीं कर पाती। क्यों? क्योंकि उनकी एसेट्स जो है उनकी टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा होती है, लाइबिलिटी की टाइम ड्यूरेशन कम होती है। दूसरा क्या होता है कि ये जब मैनेज नहीं कर पाती तो इससे जो है NBFC में क्राइसिस आ जाते हैं। दूसरा क्या होता है कि ये जो NBFC होती है, जब हमारी मार्केट डाउन हो गई, यानी जब जैसे कि अगर हम बात करें ये 2 फ्रॉड हुए जब हमारे पास, तो क्या हुआ कि जो LTMF है उसमें भी ये रिस्क ट्रांसफ़र हो गया NBFC से। जो म्यूचुअल फंड में ये रिस्क कैसे ट्रांसफ़र हुआ, देखो 2 तरीके से ट्रांसफ़र हुआ। एक तो ये हुआ कि म्यूचुअल फंड एज अ सोर्स ऑफ शॉर्ट टर्म लोन थे NBFC के लिए, तो वो हो गया। दूसरा क्या होगा, रिडिम्शन इन्वेस्टर टेक आउट शेयर फ्रॉम द LDMF, यानी क्या हुआ कि जो LDMF में जो इन्वेस्टर्स थे
उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने शेयर्स को जो है वापस लेना उनसे शुरू कर दिया। वापस लेना शुरू कर दिया तो उससे क्या हुआ, जब वापस लेते हैं तो उनको क्या होता है, वैल्यू से ज़्यादा पे करना पड़ता है। तो यहाँ दो तरीके से लिक्विडिटी क्राइसिस आ गया, क्योंकि एक तो इन्होंने इनको लोन दिया था, रिपेमेंट नहीं हो रही थी, दूसरा इन्वेस्टर्स भी अपने जो है शेयर्स लेके जा रहे थे, यानी इनकी वैल्यू डाउन हो रही थी, लिक्विडिटी क्राइसिस हो रहा था। अब यहाँ लिक्विडिटी क्राइसिस हो रहा तो वो एनबीएफसी को जो है फंड कर नहीं सकते, तो इससे टोटल ओवरऑल क्या हुआ, एनबीएफसी क्राइसिस हुआ। एनबीएफसी क्राइसिस में यानी तीन तरीके से हुआ, एक तो एएलएम प्रॉब्लम हुई, दूसरा इंटरकनेक्टेडनेस की वजह से हुआ, और तीसरा इनहेरेंट रेजिलेंस ऑफ एनबीएफसी, यानी कि जो एनबीएफसी खुद की क्षमता थी इस क्राइसिस को टेक ओवर करने की वो भी कमजोर हुई। इनका रीजन क्या था, इनका रीजन था ओवरऑल डिपेंडेंसी, शॉर्ट टर्म होलसेल फंडिंग पे ओवरऑल डिपेंडेंसी इनका रीजन था। दो तरीके से इसने इसको अफेक्ट किया, एक डायरेक्टली किया कि शॉर्ट टर्म फंडिंग ज़्यादा हो गई थी तो वही अब रीपेमेंट नहीं करते, रीफाइनेंस उसको करना पड़ा तो रोल ओवर रिस्क बढ़ा। और दूसरा क्या हुआ, इनडायरेक्टली क्या किया इसने एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट प्रॉब्लम को इंक्रीज किया, और फिर उससे क्या हुआ, उससे जो है म्यूचुअल फंड वाला सेक्टर भी अफेक्ट हुआ। अब ये बात करता है कि जो एनबीएफसीज में अगर ये बात करें तो डिफरेंस बताया गया इन्होंने हाउसिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन में और रिटेल एनबीएफसीज में क्या होता है। पहला डिफरेंस, जो हाउसिंग फाइनेंस कॉरपोरेशंस होती है वो उनकी जो एसेट्स होती है वो ज़्यादा लंबे टाइम के लिए होती है, क्योंकि जो वो लोन देते हैं, जैसे हाउसिंग लोन दे दिया, डेवलपर लोन दे दिया, तो वो जो है वो उनका टाइम पीरियड 5 साल 7 साल 10 साल का होता है। जब हम रिटेल एनबीएफसी की बात करते हैं तो ये मीडियम टर्म शॉर्ट टर्म लोन देती है, जैसे ऑटो सेक्टर को दे दिया, कंज्यूमर्स को गोल्ड लोन इन्होंने दे दिया है हमारा। तो जो एचएफसी होते हैं यानी हाउसिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन की बात करें तो वहाँ पर जो हम देखते हैं, जो एक गैप देखते हैं मैच्योरिटी में, उनकी एसेट्स और लायबिलिटी की मैच्योरिटी में जो गैप देखते हैं वो ज़्यादा होता है बजाय कि रिटेल एनबीएफसी से। दूसरा क्या होता है, जो रिटेल एनबीएफसी हैं वो ज़्यादा रिलाई करती हैं शॉर्ट टर्म होलसेल फंडिंग पे एज कंपेयर टू हाउसिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन। अगर ये देखा गया कि जो एवरेज लेवल ऑफ कमर्शियल पेपर है एज अ परसेंटेज ऑफ बोरोइंग, हाउसिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन में जो कमर्शियल पेपर की बोरोइंग थी वो कितनी थी, वो जो है मार्च 2015 से मार्च 2019 तक थी 8.50%, और रिटेल में देखें तो वही थी 12.74%। यानी जो रिस्क था इंटरकनेक्टेडनेस का, वो रिस्क ज़्यादा कहाँ था, वो था रिटेल एनबीएफसी में। दूसरा क्या था, अब हमने ये देखा ओवरऑल इन दोनों सेक्टर्स में कि जो की ड्राइवर्स हैं उस रिडेम्पशन प्रॉब्लम के, यानी जब एलडीएमएफ सेक्टर से जब इन्वेस्टर्स जो अपने शेयर जो है वापस ले रहे हैं तो उससे जो देखा गया कि इनके ड्राइवर्स दोनों के अलग अलग हुआ। दोनों के अलग अलग कैसे हुआ कि सबसे पहले अगर हम बात करें हाउसिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन की तो इनका जो रोल ओवर रिस्क के जो ड्राइवर्स थे वो थे एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट प्रॉब्लम, दूसरा फाइनेंशियल ऑपरेटिंग रेजिलेंस, और तीसरा थी जो रिटेल एनबीएफसी की अगर हम बात करें तो इसमें इंटरकनेक्टेडनेस ज़्यादा है क्योंकि ये शॉर्ट टर्म लोन ज़्यादा लेती हैं, और दूसरा है फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग। तो अगर हम बात करें फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग रेजिलेंस की तो ऑपरेटिंग रेजिलेंस क्या होता है, ऑपरेटिंग रेजिलेंस इज यूजुअली डिफाइंड एज द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन टू अडेप्ट रैपिडली टू चेंजिंग एनवायरनमेंट, यानी जो एनवायरनमेंट में चेंज हो रहा है, हमारी इकोनॉमी में जो चेंज हो रहा है उस हिसाब से एक ऑर्गेनाइजेशन की एबिलिटी चेक की जाती है, वो कितना जल्दी रैपिडली उस चेंज को जो है वो एक्वायर कर लेती है। इसमें दो तरीके की रेजिलेंस देखी जाती है, एक तो ये रेजिलेंस देखी जाती है कि वो ऑर्गेनाइजेशन यानी उनका जो सिस्टम होता है वो इस चेंज को कितनी रैपिडली अडॉप्ट करता है, और दूसरा क्या देखा जाता है कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ रही है, कोई ऐसा डिस्ट्रप्टिव इवेंट हो रहा है तो उसके दौरान भी जो है वो सिस्टम उस कंपनी का वो सिस्टम या उस फर्म का वो सिस्टम जो है कितनी बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकता है। अब अगर हम बात करें फाइनेंशियल रेजिलेंस की तो फाइनेंशियल रेजिलेंस इज डिफाइंड एज द एबिलिटी टू विदस्टैंड लाइव इवेंट दैट इम्पैक्ट वंस इनकम एंड एसेट्स, यानी ऑपरेशनल रेजिलेंस तो उनके ऑपरेशंस को अफेक्ट करती है और फाइनेंशियल रेजिलेंस जो है वो अफेक्ट करती है उनकी इनकम को या उनके एसेट्स को। और फाइनेंशियल रेजिलेंस को मेजर कैसे कर सकते हैं, तो कमर्शियल पेपर एज अ परसेंटेज ऑफ बोरोइंग, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो और प्रोवाइजनिंग पॉलिसी
पॉलिसीज के तहत इसको हम मेजर कर सकते हैं। ये हो गए हमारे मेजर्स फाइनेंशियल रेजिलेंस के। और अगर ऑपरेटिंग रेजिलेंस की बात करें तो हम कैसे देख सकते हैं, कैश को देखेंगे एज ए परसेंटेज ऑफ बोरोइंग, लोन क्वालिटी कैसी है, और उन्होंने ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशो ओपेक्स रेशो कैसी है। ओपेक्स रेशो क्या होती है, अब दिस इज मेजर्ड बाय द ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इन अ फाइनेंशियल ईयर, यानी एक फाइनेंशियल ईयर में उन्होंने कितने ऑपरेटिंग एक्सपेंस किए, यानी अपने सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, उसकी रेजिलेंस को बढ़ाने के लिए उन्होंने कितना खर्च किया, और उसको डिवाइड कर देंगे एवरेज ऑफ लोन आउटस्टैंडिंग इन द करंट फाइनेंशियल ईयर एंड प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, और उस हिसाब से उन्होंने कितना लोन दिया। तो ये हो गई उनकी ओपेक्स रेशो, और ये रेशो बताती है रिटेल एनबीएफसी। तो अगर हम बात करें रोल ओवर रिस्क की रिटेल एनबीएफसी में, तो इसके हमने दो कंपोनेंट देखे। पहला कि ये फाइनेंशियल ऑपरेटिंग रेजिलेंस है इसकी, दूसरा इंटरकनेक्टनेस इसमें ज़्यादा है एलडीएमएफ सेक्टर से। वहीं जब हाउसिंग फाइनेंस की देखें तो इसमें इंटरकनेक्टनेस जो है, ये जो सिस्टमेटिक रिस्क है जो ये डॉटेड लाइन से शो रहा है, ये कम है। वहीं एसेट लाइबिलिटी मैनेजमेंट की जो प्रॉब्लम है वो ज़्यादा है, और दूसरा फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग रेजिलेंस जो है वो ज़्यादा है। अगर हम बात करें हेल्थ स्कोर की एचएफसी सेक्टर के बारे में, तो ये जो फिगर है, इस फिगर से हम देख सकते हैं कि जो हेल्थ स्कोर थ्रेशोल्ड, मान लो इन्होंने 50 वैल्यू लेके गई है, तो जो हमारी 0 से कम स्कोर है वो रेड से शो होता है, और जो 50% के आसपास का स्कोर है उसको बोला जाता है हमारा एम्बर स्कोर, और जो 50% से ज़्यादा है उसको हमारा बोला जाता है ग्रीन स्कोर, और ये हमारा है एम्बर। तो इसमें हम देख सकते हैं कि जब 2015-16 के बाद से हम देख सकते हैं कि जो स्कोर है एचएफसी सेक्टर का वो लगातार कम होता जा रहा है, और 17-18-19 में वो स्कोर जो है वो नेगेटिव में पहुंच गया है। यानी कि 2015-16 के बाद से हमें इंडिकेशन मिलने लगी थी कि जो हमारा हाउसिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन वाला जो सेक्टर है उसकी हेल्थ जो है वो अच्छी नहीं है, क्राइसिस के चांसेस बढ़ गए हैं। अगर हम रिटेल एनबीएफसी की बात करें तो जो अगर हम बात करें जो लार्ज एनबीएफसी हैं उनका जो एवरेज हेल्थ स्कोर है वो ज़्यादा है, लेकिन 2016-17 के बाद वो भी जो है हमारा कम हुआ है, और वहीं हमारा स्मॉल रिटेल एनबीएफसी का स्कोर भी कम हुआ, लेकिन सबसे ज़्यादा जो स्कोर कम हुआ है हेल्थ स्कोर, वो मीडियम रिटेल एनबीएफसी का स्कोर सबसे ज़्यादा कम है। अब इसमें हमें कैसी कैसी पॉलिसीज़ अपनानी चाहिए, तो सबसे पहली तो ये कहता है सर्वे कि इस सारे अबव एनालिसिस से हमें क्या पता चला, हमें ये पता चला है कि जो एनबीएफसी सेक्टर में जो रोल ओवर रिस्क है वो सबसे ज़्यादा बड़ा है जब हमने शॉर्ट टर्म जो है लोन ज़्यादा लिए हैं। यानी हमें क्या करना चाहिए, हमें इस हेल्थ स्कोर मेथडोलॉजी को यूज़ करना चाहिए, और ये देखना चाहिए कि हमारे जो अर्ली वार्निंग सिस्टम जब डिटेक्ट हो रहे हैं, जब हमें पता चल रहा है कि हेल्थ स्कोर की वैल्यू कम होती जा रही है, तो हमें तभी के तभी जो है इस रिस्क रोल ओवर रिस्क वाली प्रॉब्लम को जो है सेक्टर्स के लिए देखना चाहिए और उसको सोल्व करने की कोशिश करनी चाहिए। और दूसरा क्या है, जब कोई लिक्विडिटी क्रंच वाली सिचुएशन आ जाती है, जैसे अभी हमारे पास हमने देखी है, जब एनबीएफसी सेक्टर जो है उसको वो दो तरीके से अफेक्ट हो रहा है, रोल ओवर रिस्क की वजह से, और जो एलडीएमएफ सेक्टर उसकी वजह से वहाँ क्राइसिस आ रहे हैं, और ओवरऑल एनबीएफसी में जो क्राइसिस आ रहे हैं, तो इन सारे से हम क्या कर सकते हैं, इनको देखने के लिए भी हम हेल्थ स्कोर को यूज़ कर सकते हैं। और जो हमारे रिसोर्सेज हैं, जब हम कैपिटल इन्फ्यूज़ करते हैं इन एनबीएफसी में, तो हमें कैपिटल उन्हीं एनबीएफसी में यूज़ करनी चाहिए जो कि डिजर्विंग है। तीसरा हमारे पास क्या कहता है कि द अबव एनालिसिस कैन आल्सो बी यूज्ड टू सेट प्रूडेंशियल थ्रेशोल्ड ऑन द एक्सटेंट ऑफ होलसेल फंडिंग दैट कैन बी परमिटेड फॉर द फर्म इन द शैडो बैंकिंग सिस्टम। यानी कि ये कहता है कि हमें होलसेल फंडिंग है उस पर भी हमें हमारी थ्रेशोल्ड लिमिट लगा देनी चाहिए, यानी किस लिमिट तक ही किसी पर्टिकुलर एनबीएफसी में शैडो बैंकिंग सिस्टम में वो फंडिंग हो सकती है। तो इन सारी पॉलिसी इम्प्लीकेशंस को हमें अपनाना चाहिए। आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय बाय। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।